ये दिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों एसपीजी, आईबी, रॉ, एनआईए और एनएसजी के लिए सबसे डरावना दिन साबित होने वाला था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से निकलकर रोहिणी की एक जनसभा को संबोधित करने जाना था। रास्ते में कुछ ही दूरी पर एक मैनहोल के नीचे एक ऐसा बम छुपा रखा था जिसे कोई डिटेक्टर पकड़ नहीं सकता था। एक अनडिटेक्टेबल आईईडी जिसे दूर बैठकर रिमोट से ट्रिगर किया जा रहा था। और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री का काफिला ठीक उसी जगह से गुजरने वाला था। लेकिन ये अकेला खतरा नहीं था। कुछ किलोमीटर आगे एक संकरी गली में काले शीशों वाली एक वैन खड़ी थी। उसके अंदर एक आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर तैयार कर रहा था और मोदी जी की गाड़ी को ठीक इसी गली से गुजरना था। और सबसे बड़ा खतरा वहां इंतजार कर रहा था जहां प्रधानमंत्री को भाषण देना था। रैली स्थल पर हजारों समर्थकों की भीड़ में एक आदमी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए चेहरे पर मुस्कान सजाए खड़ा था। उसके कपड़ों के नीचे विस्फोटकों की एक बेल्ट बंधी थी। उसकी योजना थी मोदी जी के पास पहुंचते ही खुद को उड़ा देना, ठीक वैसे ही जैसे 1991 में श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या की गई थी। अच्छी बात यह है कि ये तीनों परिदृश्य पूरी तरह काल्पनिक है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जब भारत के प्रधानमंत्री यात्रा पर निकलते हैं तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कितनी कठोर, कितनी बारीक और कितनी अदृश्य तैयारी करती है, और इन तीनों हमलों से मोदी जी कैसे बचेंगे। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री अभी भी उस मैनहोल वाले बम से लगभग 2 मिनट की दूरी पर है। आतंकवादी पास वाली बिल्डिंग में बैठा इंतजार कर रहा है और उसका हाथ रिमोट के बटन पे है। काफिले की पहली गाड़ी वार्निंग कार पहले ही उस जगह से गुजर चुकी है। ये वार्निंग कार और उसके पीछे चलने वाली पायलट कार ये सुनिश्चित करती है कि रास्ता बिल्कुल साफ है। कोई बैरिकेड टूटा हुआ नहीं है, कोई भीड़ नहीं जुटी है, कोई गाड़ी रास्ता नहीं रोक रही है। इनके पीछे चलते हैं स्वीपर्स, ज्यादातर मोटरसाइकिल पर सवार दिल्ली पुलिस के विशेष कमांडो जो रास्ते के हर कोने, हर मोड़ को आखिरी बार स्कैन करते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी उस मैनहोल के नीचे छुपे बम को पहचान नहीं पाता। और अब काफिले का असली कोर एसपीजी कमांडो की टोयोटा फॉर्च्यूनर्स और बीच में प्रधानमंत्री की मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड उस जगह की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री की मेबैक उस मैनहोल के ऊपर से गुजरने वाली होती है, कुछ दूर खड़ा एक आदमी अपनी जेब से रिमोट निकालता है और बटन दबाता है, और अचानक कुछ नहीं होता। आखिर बम क्यों नहीं फटा? इसका जवाब है काफिले में चलने वाली एक खास गाड़ी, टोयोटा फॉर्च्यूनर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स व्हीकल यानी ECM कार। ये काफिले की सबसे तकनीकी रूप से प्रभावशाली गाड़ियों में से एक है। इसकी छत पर लगे एंटीना लगातार ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं जो आसपास के सभी रिमोट सिग्नलों को जाम कर देती है। इस तकनीक को बैरेज जैमिंग कहते हैं। ये काम कैसे करती है? एंटीना इतनी तेज नॉइज सिग्नल यानी शोर वाली तरंगे छोड़ते हैं कि बाकी कोई भी सिग्नल, चाहे वो मोबाइल फोन से आ रहा हो, वॉकी टॉकी से या किसी रिमोट कंट्रोल से, वो उस शोर के बीच से गुजर ही नहीं पाता। यानी हमलावर ने भले ही ट्रिगर दबा दिया हो, उसका सिग्नल बम तक पहुंचा ही नहीं। बम वहीं जमीन के नीचे चुपचाप पड़ा रह जाता है और प्रधानमंत्री का काफिला बिना किसी रुकावट के, बिना किसी को कुछ पता चले, उस मैनहोल के ऊपर से सरसराते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन हमलावर हार मानने वाला नहीं है। महीनों की प्लानिंग बेकार जा रही है। वो अपनी छुपी जगह से कूदकर बाहर आता है, जैकेट के नीचे से AK-47 निकालता है और सीधे प्रधानमंत्री की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियां हवा चीरती हुई मैबैक तक पहुंचती है, टन टन टन। लेकिन गाड़ी पर एक भी खरोच नहीं आती, क्योंकि ये मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड है। VR-10 स्तर की आर्मर्ड लिमोजीन, दुनिया का सबसे ऊंचा बुलेट प्रूफ सर्टिफिकेशन। खिड़कियां कई इंच मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास की है। टायरों में रन फ्लैट टेक्नोलॉजी है। पंक्चर होने के बाद भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। कैबिन पूरी तरह हर्मेटिकली सील्ड है। केमिकल या गैस हमला भी अंदर नहीं घुस सकता। हमलावर 3 मैगजीन खाली कर देता है, 90 गोलियां।
लेकिन मेबैक अपनी रफ्तार से चलती रहती है। तभी पीछे चल रही एसपीजी कमांडो की टोयोटा फॉर्च्यूनर्स हरकत में आती है। ईयरपीस पर एक ही शब्द गूंजता है, कॉन्टैक्ट लेफ्ट, यानी हमला बाईं तरफ से। एक ही सेकंड में काफिला अपनी प्री ड्रिल्ड फॉर्मेशन डेल्टा में बदल जाता है। चलती फॉर्च्यूनर्स के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन कमांडो बाहर नहीं कूदते। वो गाड़ी के अंदर से ही खुले दरवाजों की आड़ लेकर अपनी FN स्कार राइफलों से फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये तकनीक कहलाती है व्हीकल बॉर्न सप्रेसिव फायर। चलती गाड़ी से ऐसी फायरिंग कि हमलावर सिर तक ना उठा सके। एक फॉर्च्यूनर तेजी से मेबैक और हमलावर के बीच आ जाती है। शील्डिंग मैन्यूवर, यानी खुद एक चलती हुई मानव ढाल। बाकी दो फॉर्च्यूनर्स वी फॉर्मेशन में हमलावर को घेर लेती हैं। चंद सेकंडों में सब खत्म, हमलावर ढेर, और मेबैक अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि एसपीजी का नियम है, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पीएम का काफिला आगे बढ़ गया और मेबैक अब उस तंग गली के करीब पहुंच रही है जहां काले शीशों वाली वो वैन खड़ी है। अचानक वैन का दरवाजा खुलता है। एक आदमी कूदकर बाहर निकलता है, अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर उठाता है और सीधे प्रधानमंत्री की गाड़ी की तरफ निशाना साधता है। लेकिन ठीक इसी पल के लिए एसपीजी ने पहले से तैयारी कर रखी है। प्रधानमंत्री की मर्सिडीज मेबाक S6 गार्ड और काफिले की इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स टोयोटा फॉर्च्यूनर दोनों स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स से लैस है। एक बटन दबते ही गाड़ियों के चारों तरफ से घना धुआं निकलने लगता है। चंद ही सेकंड में पूरा काफिला धुएं के एक मोटे बादल में गायब हो जाता है। लेकिन ये कोई आम धुआं नहीं है, ये है इंफ्रारेड स्मोक स्क्रीन, एक ऐसा विशेष धुआं जो न सिर्फ आंखों से बल्कि गर्मी की निगरानी करने वाले उपकरणों से भी गाड़ी की हीट सिग्नेचर को छुपा देता है। यानी अगर हमलावर के पास हीट सीकिंग गाइडेड मिसाइल भी हो तो वो भी अपना निशाना नहीं ढूंढ पाएगी। रॉकेट लॉन्चर वाला हमलावर अब उलझन में है। उसे न तो प्रधानमंत्री की गाड़ी दिख रही है, न ही असली और डमी मेबैक में फर्क कर पा रहा है। वो अंदाजे से ट्रिगर दबाता है, रॉकेट निकलता है, धुएं में कहीं भटक जाता है और एक खाली सड़क पर जाकर फटता है। इसी बीच इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वाली फॉर्च्यूनर के एंटीना जैमिंग सिग्नल छोड़ रहे हैं, ताकि अगर वो रॉकेट किसी रिमोट या गाइडेड सिस्टम से चल रहा हो तो उसका कंट्रोल भी कट जाए और प्रधानमंत्री की मेबैक पूरी रफ्तार से उस इलाके से निकल जाती है। पीछे चल रही एसपीजी कमांडो की फॉर्च्यूनर्स तुरंत वैन को घेर लेती है और हमलावर को कुछ ही सेकंड में मार गिराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित है, काफिला आगे बढ़ता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है, वो खतरा जो किसी बम या रॉकेट से नहीं बल्कि एक मुस्कुराते चेहरे और हाथ में पकड़े फूलों के गुलदस्ते से आने वाला है। इस तीसरे और सबसे बड़े खतरे से पहले एक पल रुकिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि एसपीजी आखिर है क्या। वो कौन लोग हैं जो आज प्रधानमंत्री और उस भीड़ में छुपे आत्मघाती हमलावर के बीच एकमात्र दीवार है। 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। भारत का पूरा सुरक्षा तंत्र नाकाम हो गया था। इसी नाकामी से जन्म हुआ एसपीजी का। 21 मई 1991 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्री पेरुम्बुदूर की एक रैली में थे। भीड़ में घुसी आत्मघाती हमलावर धनु उनके पास पहुंची और खुद को उड़ा लिया। एसपीजी को उस दिन सबसे बड़ा सबक मिला, भीड़ में घुला इंसान सबसे खतरनाक हथियार होता है। इन दो हत्याओं के बाद एसपीजी पूरी तरह बदल गई। आज की एसपीजी कैसे काम करती है? एसपीजी के 3000 से ज्यादा कमांडो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसे बलों से चुने जाते हैं। 3 चरणों की स्क्रीनिंग, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। जो पास होते हैं उन्हें क्लोज प्रोटेक्शन ड्रिल, शूटिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और भीड़ में खतरा पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर कमांडो के पास होता है कान में इनक्रिप्टेड ईयरपीस, सूट के नीचे केवलार बुलेट प्रूफ जैकेट और FN-P90 सब मशीन गन या ग्लॉक 17 पिस्तौल दोनों छुपा कर रखी जाती हैं। एसपीजी की सबसे बड़ी ताकत है उसका ब्लू बुक, वो गोपनीय दस्तावेज जिसमें हर परिस्थिति का जवाब लिखा है। रैली हो, सड़क यात्रा हो, विदेश दौरा हो, हर सिनारियो के लिए अलग प्रोटोकॉल।
इसे हर नए खतरे के साथ अपडेट किया जाता है। रैली स्थल पर एसपीजी 3 परतों में काम करती है। पहली परत, भीड़ के अंदर प्लेन क्लॉथ्स कमांडो जो हर चेहरे को, हर हाथ को, हर हरकत को स्कैन करते रहते हैं। दूसरी परत, मंच के आसपास वर्दीधारी एसपीजी एजेंट जो किसी को भी बिना जांच के मंच के पास नहीं आने देते। तीसरी परत, मंच के ऊपर और आसपास सीसीटीवी और थर्मल कैमरों जो भीड़ में असामान्य गर्मी यानी छुपे हुए विस्फोटक तक पहचान सकते हैं। और सबसे अहम, 1991 के बाद से एसपीजी का एक सख्त नियम है, प्रधानमंत्री के पास फूल, गुलदस्ता या कोई भी वस्तु लेकर कोई नहीं आ सकता। मंच तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फुल बॉडी स्कैनर से गुजरता है। 2019 के बाद से एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर केंद्रित है। 592 करोड़ रुपए का सालाना बजट, एक ही मकसद। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब उस हमलावर को रोकने के लिए काफी है जो अभी उस भीड़ में खड़ा है? प्रधानमंत्री का काफिला रैली स्थल की तरफ आगे बढ़ रहा है। एसपीजी का कमांड कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय है। दर्जनों स्क्रीन पर रैली स्थल की लाइव फीड चल रही है। हर कैमरा, हर सेंसर, हर एजेंट, सब एक साथ काम कर रहे हैं। काफिला जैसे जैसे रोहिणी के करीब पहुंचता है, एनएसए अजीत डोभाल के दफ्तर में एक खास सिग्नल आता है। आईबी के ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क ने कुछ घंटे पहले एक संदिग्ध की हरकत पकड़ी थी। उसका नाम, उसका चेहरा, उसका आखिरी जाना पहचाना ठिकाना, सब कुछ पहले से डेटाबेस में फीड हो चुका है। रैली स्थल पर भीड़ बढ़ रही है, लेकिन भीड़ के अंदर वो लोग भी हैं जिन्हें कोई नहीं पहचानता। प्लेन क्लोथ्स एसपीजी कमांडो, आम कपड़ों में, हाथ में मोबाइल फोन लिए, लेकिन उस मोबाइल में एक खास फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर चल रहा है। हर चेहरा स्कैन हो रहा है। हर चेहरे की आईबी और एनआईए के वॉचलिस्ट से तुलना हो रही है, रियल टाइम में। ऊपर लगे थर्मल इमेजिंग कैमरों भीड़ की गर्मी को मैप कर रहे हैं। एक सामान्य इंसान का तापमान और विस्फोटक बेल्ट पहने इंसान का तापमान अलग होता है। कैमरा ये फर्क पकड़ सकता है। एंट्री गेट पर लगे मिलीमीटर वेव स्कैनर्स हर आने वाले व्यक्ति के कपड़ों के नीचे तक देख सकते हैं, बिना छुए, बिना रोके। ये वही तकनीक है जो एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ ये और भी एडवांस्ड है। और तभी थर्मल कैमरा एक असामान्य हीट सिग्नेचर पकड़ता है। भीड़ के बीच एक आदमी, हाथ में फूलों का गुलदस्ता, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन उसकी कमर के आसपास का तापमान बाकी भीड़ से अलग है। ईयरपीस पर एक दबी हुई आवाज गूंजती है, सेक्टर 4, पॉसिबल थ्रेट, कंफर्म। 3 प्लेन क्लोथ्स कमांडो अलग अलग दिशाओं से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी चाल सामान्य है, चेहरे पर कोई भाव नहीं, भीड़ को कुछ पता नहीं चलता। इसी वक्त ऊपर उड़ रहा एसपीजी का सर्विलेंस ड्रोन उस आदमी पर जूम इन करता है। फीड सीधे कमांड कंट्रोल रूम पर जाती है। फेशियल रिकॉग्निशन 1 सेकंड में उसकी पहचान कंफर्म करता है, वो आईबी की वॉच लिस्ट में है। ईयरपीस पर आवाज आती है, कंफर्म्ड, मूव। तीनों कमांडो एक साथ उस पर झपटते हैं। प्रेशर पॉइंट टेक्निक से उसे एक झटके में जमीन पर गिरा देते हैं, इतनी तेजी से, इतनी खामोशी से कि आसपास खड़े लोगों को लगता है जैसे वो अचानक बेहोश हो गया हो। उसके हाथ पीठ पर बंध जाते हैं। विस्फोटक बेल्ट को रिमोट न्यूट्रलाइजेशन डिवाइस से निष्क्रिय किया जाता है। 30 सेकंड बस। इसी दौरान एनएसए के कंट्रोल रूम में उसका पूरा नेटवर्क ट्रेस होना शुरू हो जाता है। उसका फोन फॉरेंसिक क्लोनिंग डिवाइस से कॉपी किया जाता है। रॉ और एनआईए की टीमें उसके कॉन्टैक्ट्स पर नजर रखना शुरू कर देती हैं। मंच पर प्रधानमंत्री अपना भाषण जारी रखते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलता। यही एसपीजी की सबसे बड़ी कामयाबी है, खतरे को खतरा बनने से पहले खत्म कर देना, बिना किसी शोर और हलचल के। ये तीनों परिदृश्य काल्पनिक थे, लेकिन ये तकनीक, ये तैयारी, ये एजेंसियां बिल्कुल हकीकत है।